गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? होप यू आर इंजॉइंग माय वीडियोस और उनके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी। हम लोग फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे। फिफ्थ चैप्टर में कृषि से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के, वो हमने किए थे। आज हम शुरू करते हैं अपने देश की प्रमुख फसलें। आप पेज नंबर 45 पे देखेंगे कि फसल प्रतिरूप दिया हुआ है। फसल प्रतिरूप का मतलब है हमारे देश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो उन्हीं के बेस पे हम ये आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। फसल प्रतिरूप में बच्चे आप पढ़ेंगे विभिन्न तरह की फसलें। विभिन्न तरह की फसलें यानी खाद्यान्न, अनाज, रेशेदार फसलें। इसके अलावा पेय फसलें जैसे चाय है, कॉफ़ी है। जितनी भी फसलें आपकी बुक में दी हैं बच्चे, उसमें से सब फसलें आपको करनी हैं, लेकिन उनमें से जो मेन चीज़ें हैं वो 3 या 4 हैं। वो क्या हैं? हर तरह की फसलों के लिए एक तो वो कैसी फसल है, दूसरा उसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, यानी वर्षा, आर्द्रता या समय कौन सा हो, फिर मिट्टी कैसी चाहिए, कौन कौन से राज्यों में वो होती है, और इसके साथ ही वर्ल्ड में उसकी प्रोडक्शन के लिए हमारे देश का क्या स्थान है। ठीक है, तो ये अगर बुक में है तो मैं अंडरलाइन करा दूंगी, और अगर नहीं है आई विल गिव यू पॉइंट्स, यू विल राइट डाउन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ऑन योर बुक, ताकि जब भी आप वो पढ़ें तो आपको वो चीज़ें दिखाई दें। क्लियर बच्चे? चलिए अब सबसे पहले हम करते हैं चावल। चावल जो है वो हमारे अनाजों में आता है। और दूसरा, जैसे एक क्वेश्चन आता है प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, तो प्रमुख खाद्यान्न 2 ही हैं। चावल जो पूर्व और दक्षिण में होता है ज़्यादातर, और लोगों का मुख्य खाद्यान्न ही यही है। और उत्तर भारत के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है गेहूँ। तो सबसे पहले चावल करते हैं। भारत के 54% एरिया पे, यानी आधे से ज़्यादा पर चावल उगाया जाता है। फिर सबसे मेन हम करेंगे 54% पे अनाज उगाया जाता है। अनाज में चावल और गेहूँ दोनों आते हैं। तो हम चावल को मार्क करेंगे कि चावल जो है, सेकंड लाइन को मार्क करिए बच्चे, ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। उष्ण आर्द्र से क्या मतलब? एक तो गर्मियों में, दूसरा इसके लिए मिट्टी, आपने देखा होगा अगर पिक्चर्स में या इधर उधर कहीं भी फोटोज़ में, वो पानी से भरे खेतों में ही पौधों को लगाते हैं। पहले कहीं और वो पौधे पनपते हैं, उनको लाया जाता है पानी से भरे खेतों में। ये टो से ऊपर तक पानी से भरे खेत होते हैं, और उसमें वो लेडीज़ और जेंट्स जो हैं वो निकाल निकाल के रोप रहे होते हैं। तो इसका मतलब आर्द्रता तो चाहिए ही चाहिए। उष्ण भारत में होता है, भारत की जलवायु ही उष्ण कटिबंधीय है, तो उष्ण तो हुआ ही। तो याद करने के लिए ये 2 चीज़ें बहुत हैं कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और चावल की खेती के लिए पानी चाहिए, तो ये हो गई उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। अब इस जलवायु में 2 चीज़ें चाहिए जो आपकी बुक में कहीं दिया नहीं है, लेकिन आप उसको नोट कर सकते हो कि इसमें 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, और 23 डिग्री से अधिक तापमान। ठीक है, 125 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा और 23 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। इससे कम हो तो फिर वो फूटते नहीं हैं अच्छे से धान। ठीक है, तो 23 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। मिट्टी आप सबको नॉर्मली पता है, आप सब ज़्यादातर ऐसे इलाकों से बिलोंग करते हो। हम सारे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, और आप लोग तो खेती से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हो। तो कौन सी मिट्टी चाहिए होगी बेटा इसके लिए? जो बंगाल बिहार में सबसे ज़्यादा नदियों के द्वारा लाकर बहाई जाती है या अवसाद के रूप में जमा हो जाती है। मेरा इशारा समझ गए ना?
हाँ, जलोढ़ मिट्टी। तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए। हर बार नवीन जलोढ़क नदियाँ बहा के लाती हैं और वही मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। फिर इसमें है चावल की बहुत सारी किस्में उगाई जाती हैं जहाँ जहाँ पर ये चावल होता है। वो फसलों उन किस्मों के नाम भी हैं, आप ऊपर ही देखेंगे तो उन फसलों के नाम भी दिए हैं, लेकिन उससे पहले हम अंडरलाइन करते हैं ये कौन कौन से राज्यों में होती है। आप ऊपर से अगर 4th लाइन अंडरलाइन करेंगे कि उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क लेकिन सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये सफलतापूर्वक की जाती। बंगाल और बिहार तो फर्स्ट हैं ही, वहाँ तो ये होती ही है, लेकिन वहाँ पर ये साल में 3 फसलें चावल की ही लेते हैं। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी चावल की फसल ली जाती है। मे बी 1 or 2 डिपेंड अपॉन द मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जो होती है उसके बेस पे वहाँ पर ये फसलें ली जाती हैं। इसी के साथ ही देखो लिखा है दक्षिणी राज्यों में पश्चिम बंगाल में कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया, फर्स्ट पश्चिम बंगाल ही आता है, फिर बिहार आता है, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। मतलब अगर आप ईस्टर्न बेल्ट से चलें, समझ गए मेरा इशारा, ईस्टर्न बेल्ट से चलें तो जो सबसे पहला राज्य आता है वो आता है पश्चिम बंगाल। देखो भारत का नक्शा है ये, है ना, ये वाला नक्शा भारत का है। अगर आप ईस्टर्न बेल्ट से चलते हैं, ये हमारी ईस्टर्न बेल्ट है, यहाँ से देखो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश चले ना, इस तरह से राजस्थान तक चावल की खेती होती है। चलिए अब 3 फसलें कौन सी हैं, एक अंक में ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 फसलों के नाम बताओ। तो वो हैं ओस, अमन और बोरो। आपकी बुक में लिखा हुआ है ओस, अमन और बोरो, और पश्चिम बंगाल में ये तीनों फसलें उगाई जाती हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद भारत का है विश्व में दूसरा स्थान उत्पादन में और चीन प्रथम है। फिर 22% एरिया पे हम चावल को उगाते हैं। इसके बाद बाकी राज्य भी हैं जहाँ चावल की खेती होती है। उसमें से मेन है, अगर उत्पादक राज्यों के हिसाब से काउंट करोगे ना, तो मैंने अभी आपको बताया वही बुक में लिखा है 5th लाइन में, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, इन राज्यों में भी होती है इसकी। तो आप सिर्फ मेन 5 राज्य अगर याद करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये इस तरह से पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे। आपको लोकेशन वाइज नाम भी याद रहेंगे तो आप भूलोगे नहीं, रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उस तरह से चलते जाओ और आपको ध्यान रहेगा। अब इसके बाद है, एक्चुअली में पंजाब और हरियाणा परंपरागत रूप से चावल उत्पादक नहीं है ना, क्योंकि वहाँ गेहूं मेन होता है। लेकिन 1970 के बाद जब पंजाब में हरित क्रांति आई, आगे आप पढ़ेंगे और मैं भी तभी एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद से अच्छे बीज, अच्छी खाद, अच्छे उर्वरक, अच्छी मशीनें, है ना, इन सब के आने से एक क्रांति आ गई और उसी क्रांति के फलस्वरूप चावल को पंजाब हरियाणा में भी उगाया जाने लगा। जैसे एक सीज़न में अगर गेहूं बोते हैं, गेहूं जो है वो कटती है आपकी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल में कटती है। उसके बाद ये बारिश के बाद चावल की खेती की जाती है। याद आ गया, खरीफ, रबी, जायद, क्लियर। चलो अब इसके बाद है, चावल जो है वो ज़्यादातर गंगा के मैदानों में भी होता है और इसको उगाने से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति, गेहूं के उगाने से जो गेहूं पोषक तत्व लेते हैं चावलों में, वो बिल्कुल डिफरेंट पोषक तत्व लेता है। तो चेंज ऑफ क्रॉपिंग से, यानी अगर हम क्रॉप्स को अदल बदल के उगाते हैं तो वो चावल में मिट्टी में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसके साथ साथ मिट्टी की
उत्पादकता को भी बढ़ाता है। ये हमने पहले क्लियर किया था कि अगर हम एक ही जैसी फसलें लगातार उगाते रहते हैं तो उससे मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे कम हो जाता है। क्लियर हो गया ये? तो इसमें आपने एक तरह से जैसे देखो पॉइंट्स बनाने हैं अगर, तो आप लिखो चावल, फिर एक पॉइंट बनाओ चावल आर्द्र उष्ण कटिबंधीय फसल। दूसरा लिखो जलवायु 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 23 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। उसके बाद नेक्स्ट लिखो मिट्टी, नदियों द्वारा बहाई गई नवीन जलोढ़क। ठीक, फिर उसके बाद लिखो मेन राज्य, फिर लिखो लास्ट में 5वां पॉइंट जो पश्चिम बंगाल में 3 तरह की फसल की किस्में उगाई जाती हैं, वो हैं अमन, ओस और बोरो। क्लियर? अब जब आप इसको बनाने बैठेंगे यानी एक्सप्लेन करेंगे इन 5 पॉइंट्स को, तो आपके आराम से 50 वर्ड्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और इसके अलावा जो पॉइंट्स और मैंने आपको अंडरलाइन कराए कि पश्चिम पंजाब और हरियाणा शुरू से ऐसी स्टेट्स नहीं रही हैं जहां चावल उगाया जाता था, लेकिन 1970 के बाद क्योंकि हरित क्रांति भारत में आ चुकी थी तो नए बीज, नई क्वालिटी, नई किस्म की खाद और नए किस्म के उर्वरक, फिर नए किस्म की जो मिट्टी में उर्वरता बढ़ाने वाले और तत्व थे, मिट्टी को चेक करने वाले जो तरीके थे वो आ गए, जिससे ये पता लगने लगा कि अगर मिट्टी में ये चीज़, ये पोषक तत्व नहीं है तो उन्हीं उर्वरकों को डाला जाए। फिर नई मशीनें आ गई। इन सब के कारण एक क्रांति सी आई और पंजाब और हरियाणा में भी चावल उगाई जाने लगी। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आपका चावल। तो हम ऐसे ही एक एक दो दो फसलें करेंगे, भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। जितना मैंने बताया इन पॉइंट्स को आप कॉपी पे नोट डाउन करो, और यही फिर हम चावल के बाद गेहूं में भी यही वाले पॉइंट्स को करेंगे। ओके बच्चे? सेकंड जो मुख्य खाद्यान्न है स्टूडेंट्स, वो है गेहूं। गेहूं देखो, चावल हमने किया था उष्ण और आर्द्र, ठीक है, क्योंकि ये गर्मियों में उगाया जाता है, बारिश के बाद उगाया जाता है। अब गेहूं नवंबर में बोया जाता है और मैंने आपको बताया अप्रैल में बैसाखी में उसको काटा जाता है। तो नवंबर से कौन सा सीज़न शुरू हो जाता है बच्चे? नवंबर से उत्तर भारत में सर्दी शुरू हो जाती है। तो सर्दी मीन्स ये हो गया शीतोष्ण, वहाँ वो उष्ण था, ये हो गया शीतोष्ण। आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं, पेज नंबर 47 पे दिया है, सेकंड लाइन में ही दिया है। उससे पहले वाला भी मार्क करो कि चावल के बाद जो दूसरा खाद्यान्न है वो है गेहूं या जो अनाज है। इसमें 12% गेहूं, विश्व का, पूरे विश्व का 12% गेहूं जो है वो भारत उत्पन्न करता है। और उसके बाद लिखा है यह शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो ज़्यादातर अमेरिका में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, ये सारे और भी जितने भी हैं वो सबसे मेन आप अपने देश का कर रहे हो तो क्योंकि नवंबर में बोई जाती है तो ये सर्दी में होती है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय होगी। ठीक है, इसे शरद ऋतु में बोया जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया। 85% क्षेत्र जो है वो भारत के उत्तरी मध्य भाग में है, वही सेम बेल्ट। पहले हम इधर से चल रहे थे, पश्चिम बंगाल बिहार, अब आप पश्चिम से चलिए। कैसे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी होती है लेकिन कम, छोटा सा राज्य है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चलते जाओ, बंगाल में भी कई बार बो देते हैं, डिपेंड अपॉन द सीज़न। हाँ, राजस्थान में भी होती है। चलिए अब आगे हम मार्क करते हैं इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, वो आपका इसमें नहीं दिया हुआ, आप नोट कर सकते हो। इसके लिए जलवायु में आपको वर्षा चाहिए 50 से 100, 75 या 100 सेंटीमीटर वर्षा। बोते समय तो खेत वैसे ही पानी में डूबे होने चाहिए, उसके बाद भी सिंचाई या वर्षा होनी चाहिए। तापमान जब बोया जाता है
जब फसल को बोते हैं तो तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, सर्दियाँ होती हैं नवंबर में, आपने देखा ही होगा तापमान एकदम नीचे जाता है। और जब पक रहा होता है तो 20 डिग्री से 25 या 28 डिग्री सेल्सियस तापमान, अप्रैल तक कटेगा, मार्च में ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब आप किसी उससे सीज़न से जोड़ के करेंगे ना तो आपके माइंड में वो आसानी से बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? एक बार मैं और बोल देती हूँ। वर्षा चाहिए 50 से 75 या 100 सेंटीमीटर, तापमान बोते समय चाहिए 10 या 12 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब फसल पक रही होती है तो 20 डिग्री से 25 या 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। मिट्टी वही दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जिसको आप कहते हो, जिसमें पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। और विश्व में भारत का दूसरा स्थान है गेहूं में भी। क्लियर हो गया? अब देखिए हम आगे करते हैं, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया है, लेकिन अब नंबर वाइज पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, वो आप सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे तो वहाँ लिखे हैं पहला उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश। सेम वही पॉइंट्स बनाने हैं आपने, बस एक पॉइंट नहीं होगा, उसमें चावल की अलग अलग किस्में थी, इसमें गेहूं की तो एक ही किस्म होती है ना। हाँ, मध्य भारत वाली को एमपी की बोल देते हैं, इधर ऐसे कुछ क्वालिटी हैं, पर वो एक ही सीज़न में उगाई जाती है। जब भी अमन, ओस और बोरो अलग अलग सीज़न में भी उगाई जा सकती हैं। क्लियर हो गया? दोबारा रिवाइज करने के लिए, पहले ये कौन सी फसल है, फिर कैसी जलवायु है जिसमें तापमान और वर्षा, फिर ये कैसी मिट्टी में होती है, फिर कौन से राज्य हैं। लेकिन चावल में किस्में भी आई तो वो 5 बनेंगे, इसके 4 पॉइंट्स बनेंगे। और आप एक पॉइंट और बना सकते हो कि विश्व में भारत का इस प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है। अगर ये मिल जाता है कि पहला कौन सा है और दूसरा भारत का है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिर्फ स्थान भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया बच्चे? अब करते हैं इसके बाद थोड़े से मोटे अनाज। ये 2 मेन अनाज अब और हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज जो हम सर्दियों में खाते हैं, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना। फटाफट इनको हम कर लेते हैं, आज इसको हम अनाज को ख़त्म कर देते हैं। तो ज्वार में देखो, ज्वार में एक तो 45 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, होती वो भी ठंडे ही मौसम में है, क्योंकि हम ये सारे अनाज सर्दियों में खाते हैं। तो ये मई जून के बाद बोए जाएंगे, नवंबर में ये कट जाएंगे। ज्वार जो है ये दक्षिण भारत की फसल है, ये लाइन एक अंडरलाइन करो। महाराष्ट्र इसका मेन राज्य है, और भी है। और सबसे बड़ी बात, ज्वार को खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है अनाज, बट एक लाइन, एक वर्ड वाले या एक अंक वाले क्वेश्चंस में इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। नाउ यू कैन अंडरलाइन। अगला है, देखो बच्चे, देखो कितनी हैरानी की बात है कि ज्वार को हम भी खाते हैं और ज्वार को पशुओं के चारे के साथ मिला के उनको भी खिलाया जाता है, क्योंकि ये मोटे अनाज हैं। तो जब इनमें जो स्तनधारी होते हैं या जो दूध देने वाले जानवर हैं, जब वो इन्हें खाते हैं तो दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब है बाजरा। बाजरा जो है वो शुष्क मृदा में होता है और अच्छे निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए। वैसे सबके लिए दोमट ही चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी कम मॉइस्चर वाली मिट्टी होती है तो उसमें भी ये अनाज अच्छे से होते हैं। इसीलिए ये मध्य प्रदेश में या दक्षिण भारत में होते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं पर मानसून नहीं भी होती है तो भी ये मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अब बाजरा जो है ये उत्तर पश्चिमी भारत की फसल है, गर्म और शुष्क जलवायु में होती है ना। अब हम इनके स्टेट्स मार्क करते हैं। स्टेट्स में है बेटा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इनको आप 5 स्टेट्स को मार्क करो, आपको फर्स्ट 3 याद रहती हैं, वेल एंड गुड, इतना बहुत है। फिर उसके बाद है
वर्षा निर्भर फसल है ये, बारिश होगा तो अच्छी प्रोडक्शन होगी, इसलिए राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, बहुत कम राजस्थान में ये बोई जाती है। लास्ट हम करते हैं मक्का, जिस पे थोड़ा क्वेश्चन आते हैं। मक्का में बेटा तापमान लिख लो, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। जलोढ़ मिट्टी में है। चावल, ये जो मक्का है उसका मेन उत्पादक है मध्य भारत, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। ज़्यादातर दक्षिण भारत में इसकी पैदावार होती है और पहाड़ी प्रदेशों पे भी मक्का उगाई जाती है। कॉर्न, जिसको छल्ली के रूप में आप खाते हो, पहाड़ी प्रदेशों से भी होती है। और आप देखोगे आजकल खूब मार्केट में आई हुई है, जगह जगह भून रहे होते हैं, इसका मतलब आजकल कट रही है ये। और वैसे ये एक ऑल द ईयर, पूरे साल वाली फसल है, कभी कहीं उगाई जाती है और अवेलेबल मार्केट में ये ऑल ईयर होती है। क्लियर बेटा? ये हो गए हमारे मोटे अनाज, 2 अनाज वो किए। आप इनको पढ़िए, इनको रिवाइज करिए और फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। मुझे आशा है कि आप अगर इसको सारणीबद्ध करेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। ओके बेटा, नाउ टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।